दोस्तों आपने भी सुना होगा, जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो अपना रास्ता ढूंढ रही होती है कि कैसे ही वो दूसरी दुनिया की तरफ चली जाए। लेकिन उसी दौरान कोई तांत्रिक अगर उसे सिद्ध कर ले तो उस आत्मा से वो इतने खतरनाक काम करवाते हैं जिस वजह से वो जो आत्मा है वो इस दुनिया को छोड़ के नहीं जा पाती। और वो जो तांत्रिक है वो हमेशा पागल बनाता है, ये बोल बोल के उस आत्मा को कि इस कार्य के बाद तेरे को मुक्ति मिल जाएगी। आत्मा ना चाहते हुए भी बुरे कर्म करती रहती है, जिस वजह से उस आत्मा की आयु इस धरती पर रहने की बढ़ती चली जाती है। और एक आत्मा जो सालों साल पुरानी हो, 100, 200, 300, 500, वो आत्मा उतनी ही ज़्यादा खतरनाक साबित होती है इंसानियत के लिए। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है, इतना ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप 18 साल से कम के हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस इंसिडेंट को आप सुबह सुन लीजिए। ये इंसिडेंट पूरा का पूरा हुआ महाराष्ट्र में। बताने वाले हैं जैद ने बताया कि अक्षय भाई ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ 2021 में। आगे बढ़ने से पहले जैद ने अपने परिवार के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि भाई हम 4 जनों का परिवार है, महाराष्ट्र में हम खुशी खुशी रह रहे थे। हालांकि ये स्कूल में थे उस टाइम पर जब ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मेरे पापा जो कि एक गार्ड की नौकरी करते हैं, मेरा भाई जो कि मेडिकल में नौकरी करता है, मैं और मेरी मम्मी जो घर पे रहते थे और मैं स्कूल जाया करता था। ये बात है 2021 की, जब मेरा भाई एक नई मेडिकल शॉप को ज्वाइन करता है और वहाँ के जो सेठ आदमी थे जो मेडिकल शॉप को ऑन करते थे, जो उनके मालिक थे मेडिकल शॉप के, उनसे मेरे भाई ने बात करी कि सर क्या मैं नाइट शिफ्ट कर सकता हूँ। 24/7 खुलने वाली वो एक मेडिकल स्टोर थी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद साजिद को नाइट शिफ्ट मिल गई थी। बहुत खुश थे साजिद ये सोच के कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। दिन में साजिद सोया करते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे और नाइट शिफ्ट किया करते थे। नाइट शिफ्ट में ना तो ज़्यादा भीड़ भड़क्का होता था, ना ज़्यादा लेन देन हुआ करता था, ना ही ज़्यादा सप्लाई का सामान आया करता था। इनके मालिक भी काफ़ी खुश थे और काम करते करते उस मेडिकल शॉप पे 2 महीने बीत गए थे। जहाँ पर जैद ने बताया कि अक्षय भाई मेरे पापा गार्ड थे, तो मेरे पापा सोसाइटी में जाया करते थे, नाइट शिफ्ट किया करते थे। तो दोनों ही मेरे पापा और मेरे बड़े भाई साजिद दिन में सोया करते थे और दोपहर में उठ के या शाम को उठ के अपना घूम फिर के रात को ड्यूटी पे चले जाते थे। एक रात अचानक से घटना बीती। साजिद घर पे आए, जैसे कि जैद ने बताया कि साजिद रात को 3, साढ़े 3 बजे घर पे आए और आने के बाद ऐसा लगा जैसे उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। जैद ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि साजिद का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और सीधा आके वो बेड पे लेट गए। घर वालों ने पूछा, जैसे कि मम्मी थी और जो जैद थे उन्होंने भी पूछा कि साजिद क्या हुआ है बताओगे। उस टाइम पर साजिद बस एक ऐसे मूड में थे कि वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे। बेड पे लेटते ही आधे 1 घंटे बाद वो सो गए। उस टाइम पर जैसे जैद 12th क्लास में थे, उन्हें लगा कि मैं बड़े भाई से इतने क्वेश्चन क्या ही पूछूं। वैसे तो इनका नाम साहिल है पर साजिद हमेशा इन्हें जैद के नाम से बुलाते थे प्यार से। जैद ने बताया अक्षय भाई उस रात पता नहीं क्या हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं चला। सुबह साजिद उठते हैं और ये स्कूल गए हुए थे, पर जब ये स्कूल से वापस आते हैं जो जैद थे उन्हें पता चलता है कि साजिद ने वो नौकरी छोड़ दी जो मेडिकल स्टोर वाली थी। क्या रीज़न था नहीं पता चला। मम्मी ने भी काफ़ी पूछा, जो पापा आए थे ड्यूटी से नाइट शिफ्ट करके उन्होंने भी काफ़ी पूछा कि क्या हुआ था, तो कोई भी रीज़न पता नहीं चला। बस इतना पता चला कि साजिद ने वो नौकरी छोड़ दी है। अब जैद ने बताया कि अक्षय भाई 1 रात बीती, 2 रात बीती, 3 रात बीती, 4थी रात अजीब सा कुछ हुआ। जैसे कि जैद बताते कि अक्षय भाई रात को मैं आराम से लेटा हुआ था और मुझे अपने बगल में से जहाँ पर मेरे भाई साजिद सोने लग रहे थे, मुझे अजीब सी आवाज़ें आती है। ऐसा लगा जैसे वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं और मैंने जैसे उधर देखा तो मैं देख रहा हूँ कि साजिद नींद में कुछ इस तरीके से बड़बड़ाने लग रहे थे जो नहीं आया समझ में जैद को कि ये क्या हो रहा है। जैद ने अचानक से साजिद को बोला, भाई क्या कर रहे हो। तो साजिद अचानक से उठते हैं और उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे उन्हें कुछ याद नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जैद ने जैसे उनसे पूछा कि क्या हो गया भाई, आप ठीक हो, आप आवाज़ें निकाल रहे थे, किससे बात कर रहे थे। तो साजिद इधर उधर देखते और बोलते मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था, क्या हुआ, तू ठीक तो है जैद, मुझे क्यों उठाया। तो फिर जैद ने बोला भाई आप बड़बड़ा रहे थे। साजिद बोलते अरे तू पागल वागल हो गया, चल सोने दे, अभी सो जाते हैं। सुबह जो जैद थे वो स्कूल चले गए।
स्कूल से वापस आते हैं तो देखते हैं कि साजिद जो है वो एक ही तरफ देख के दीवार को पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे हैं, जैसे पता नहीं किसी चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर पता नहीं कुछ बोल रहे हैं। हालांकि ज़ैद ने ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि शायद कुछ बात हुई होगी मम्मी से, तो ज़ैद इधर उधर हो जाते हैं। शाम को खेल के जब ज़ैद वापस आते हैं तो उस टाइम पर खाने का प्रबंध हो रखा था। तो खाना खाने के बाद जैसे घर में एक डिस्कशन होता है, तो पापा ने, जो ज़ैद के पापा थे, वो साजिद से पूछे कि साजिद तूने अभी तक बताया नहीं वहाँ पर हुआ क्या था और तू नई नौकरी पे कब जा रहा है। और साजिद बस घूर के देखते सबको और इतना बोलते कि आज तक मैंने इस घर के लिए सब कुछ किया, क्या मैं कुछ टाइम घर नहीं रुक सकता। तो ज़ैद के पापा और साजिद के पापा यही बोलते कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा गलत मत सोचो, हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि तुम कैसे आगे करोगे, क्या करोगे, क्या हुआ है। तो साजिद वहाँ पर खाना खाने के बाद किसी को कोई जवाब नहीं देते और उठ के चले जाते हैं। थोड़ी देर वो बाहर टहलने गए, उसके बाद वापस आ गए। आज ज़ैद के पापा का वीक ऑफ था तो वो भी नहीं गए थे, सब सोने लग रहे थे। और अचानक से रात को 3:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली साजिद के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बहुत ज़ोर से साजिद चिल्लाए। जैसे ही वो चिल्लाए तभी अचानक से ज़ैद की आंख खुली और ज़ैद ने बताया कि भाई मैं तो इतना बुरा डरा ना उस टाइम पे, मैंने देखा साजिद सीधा बेड से उछल के किचन की तरफ भागे और मैं सीधा उनके पीछे पीछे भागा। और जैसे ही मैंने किचन में जाके देखा, वहाँ पर जो सिलेंडर था, सिलेंडर के ऊपर वो उकड़ू बैठे हुए थे और बस एक ही तरफ देख के पता नहीं क्या ऐसे ऐसे करने लग रहे थे। और उनकी जो आंखें थी, जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो पलट रखी थी, मैंने सिर्फ सफ़ेद हिस्सा देखा। और ये देखने के बाद मैं सीधा अपने पापा के पास भागा। अभी इन्होंने बताया कि अक्षय भाई ये कॉमेडी वाली चीज़ है, लेकिन सच में अगर मेरे पापा को तुम सोते हुए उठा दो ना तो मेरे पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो पीटना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ज़ैद भागते हुए गए अपने पापा के पास, अपने पापा मम्मी को उठाया तो इनके पापा ने जो करना था वही करा, उठ के सीधा ज़ैद के थप्पड़ भरने शुरू कर दिए। तो थप्पड़ जब लगे ज़ैद के, ज़ैद ने पापा को बोला अपने कि एक बार चल के देखो किचन में साजिद को क्या हो गया। तो इनके पापा को और गुस्सा आया कि ये दोनों पता नहीं क्या रात को मस्ती कर रहे हैं। और ज़ैद के पापा जैसे किचन में जाते हैं तो उस टाइम पे क्या देखते हैं, जो ज़ैद है वो जैसे उल्टा चलने लगते हैं, वैसे चलते हुए आ रहे हैं और उनकी आंखें सफ़ेद है। इनके पापा को लगा कि पता नहीं कोई मजाक के मूड में है, क्या प्रैंक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनके पापा ने गुद्दी पकड़ी, उठाया और 2 थप्पड़ मारे। इसके बाद ज़ैद ने जो बताया सुन के रूह कांप गई मेरी खुद की, कि अक्षय भाई साजिद भाई बहुत रिस्पेक्ट से पापा से बात करते हैं। साजिद ने घुमा के पापा के एक थप्पड़ मारा और पापा सीधा जाके बेड पे गिरे और पापा हो गए बेहोश। मम्मी समझ गई कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नॉर्मल सी चीज़ है। मम्मी सीधा गई, जो हमारा कमरा होता है जिसमें हमारी चीज़ें रखी होती है, पाक जगह, वहाँ से जमजम का पानी लेके आई। सीधा जमजम का पानी लेके आई मम्मी, और मम्मी ने उसके साजिद के ऊपर पानी मारना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी मारा तो वहाँ पर साजिद बेहोश हो गए। साजिद को उठाकर उनके बेड पे लेटाया गया। इनके पापा को होश में लाया गया। इनके पापा कम से कम आधे घंटे तक होश में ही नहीं आए। तो इनको पहले तो ये लगा कि पता नहीं ऐसा क्या जोर का थप्पड़ मार दिया कि पूरा सिस्टम ही हिल गया। साजिद सुबह तक होश में नहीं आया और उनको होश में लाने की हिम्मत किसी की थी भी नहीं। इनके पापा मम्मी ने क्या करा, दूसरे कमरे में सो रहे थे और ज़ैद को बोल दिया तू भी आज रात हमारे साथ ही सो जा, और साजिद को बस हम सुनेंगे कि रात को इसको कोई दिक्कत ना हो। फिर थोड़ी देर में सबकी आंख लग गई। सुबह उठते ही जो ज़ैद के पापा थे उन्होंने किसी को ढूंढना शुरू करा। ढूंढते 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 बड़ी मुश्किल से एक मौलवी मिलते हैं। उन मौलवी को घर पे लेके आए। उन मौलवी ने घर पे कदम रखते ही सीधा बोल दिया कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर पे कितनी बड़ी आपदा आ रखी है। तो ज़ैद के पापा पूछते कि आप क्या बात कर रहे हो। तो मौलवी चिल्ला के बोलते कि तुम्हें पता है तुम्हारे घर में 500 साल पुराना एक जिन है। इतने में जो साजिद थे वो कमरे से हंसते हंसते निकलते हैं, जैसे वो अपने होश में थे ही नहीं। एकदम से अजीब सी क्रीपी सी स्मेल बाहर आती। जो मौलवी थे वो चिल्ला के बोलते कि ये देखो तुम्हारे बच्चे के कंधे पर ये औरत हाथ रख के खड़ी है, तुम्हें पता है कौन है, ये एक डायन है। उसके पेट की तरफ देखते बोलते कि ये तो 5 महीने की प्रेग्नेंट भी है, ये हो क्या रहा है तुम्हारे घर में। और मौलवी देखते किचन की तरफ, वहाँ पर 2 बच्चे क्रीपी स्माइल देते हुए खा रहे हैं कुछ और मौलवी को देख रहे हैं। और मौलवी जी वहाँ पर देख के मौलवी बोलना शुरू करते कि यहाँ पर तो बहुत दिक्कत है, ऐसे ही चलता रहा तो ये तो ले जाएंगे इस बच्चे को। और वहाँ पर इतने ही बोलने की देर थी, जो साजिद थे उनकी आंख सबके सामने पलटी और वो बोलना शुरू करते हैं सबको, मौलवी तो वैसे भी नहीं बचा पाएगा, तुझे पता है ना हम कितने शक्तिशाली हैं। इतने में फिर डायन मेरे
मेरे पेट में इसका बच्चा पल रहा है, मैं तो इसे लेके जाऊंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इतने में 2 बच्चों की आत्माएं भागी भागी आई, सीधा मौलवी के हाथ पकड़ के सीधा गिरा दिया। मौलवी समझ गए कि ये मेरे हाथ की बात नहीं है। मौलवी क्या करते हैं, अपनी शक्तियों से, जो उनके पास दुआ थी, जो चीज़ें उन्हें पता थी, वो पढ़ना शुरू करते हैं। और उस टाइम पे जो साजिद थे वो बस कान पकड़ के नहीं नहीं मत करो, मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, मत करो। और जब जो मौलवी आए थे उन्होंने खूब ज़ोर ज़ोर से अपनी दुआएं पढ़नी शुरू करी। उस टाइम पर क्या हुआ, थोड़ी ही देर में अचानक से जो साजिद थे वो बेहोश हो गए। वहाँ पर जो मौलवी आए थे उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जमजम का पानी छोड़ना मत, हमें क्रिया करनी पड़ेगी और आज रात उतारना पड़ेगा। मौलवी ने जिस तरीके से बताया और ज़ैद ने जिस तरीके से हमें बताया, तो मौलवी बता रहे थे कि ये सब आत्माएं तो मुझे दिख रही थी साजिद के साथ, लेकिन साजिद की आत्मा हाथ जोड़ जोड़ के बोल रही थी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मुझे बहुत तड़पा रहे हैं। और वो जिन हमेशा मौलवी को हंसता हुआ दिखा, इतना खतरनाक जिन। अब क्या ये सही में पॉसिबल हो पाएगा कि उतारे के बाद साजिद ठीक हो जाए? थोड़ा तो मुश्किल लग रहा है। जब मौलवी ने सारे हालात देख लिए थे, उसके बाद मौलवी ने बताया कि अब एक काम करो, जमजम का पानी मारो, मैं अपने साथ कुछ क्रिया का सामान लेके आऊँगा और ये रात को हमें उतारा करना पड़ेगा। रात को 12:30 बजे मौलवी आते हैं और उन्होंने सीधा पूछा कि साजिद उठा तो नहीं। साजिद ने जैसे ही सुना कि मौलवी ने पूछा कि साजिद उठा तो नहीं, अचानक से साजिद उठते हैं और इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं। और उस टाइम पर ज़ैद ने बताया कि अक्षय भाई, हमने साजिद के मुंह से कुछ काला सा धुआं निकलते देखा और साजिद बस अचानक से नॉर्मल हो गया। तो मौलवी बोलते हैं बस इसी टाइम का वेट था, अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, क्रिया करनी पड़ेगी। उन्होंने क्रिया की, जहाँ पर पता नहीं क्या सामान बिखेर के वो पता नहीं क्या क्या पढ़ने लगे, क्या क्या बोलने लगे और फटाफट बोले कि एक मटका है, मैं लेके आया हूँ, इधर लेके आओ। इस टाइम पर ज़ैद ने बताया कि अक्षय भाई, मौलवी सुबह जाते जाते बोल के गए थे किसी को सहारे के लिए ना शाम को किसी लड़के आदमी को बुला लेना। तो इन्होंने अपने एक चाचा के लड़के को बुला रखा था जो थे समीर। समीर थे एक नॉन बिलीवर और उनको बुलाया भी इसलिए गया था क्योंकि समीर इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो साजिद से लगभग 1-2 साल छोटे बड़े ही रहे होंगे। तो समीर उस टाइम पे हंस के देखने लग रहे थे कि इनके घर में देखो क्या ड्रामा चल रहा है, क्योंकि अभी तक समीर ने तो कुछ देखा नहीं था। मौलवी फटाफट से मटका मंगाते, वो देखते समीर हंसने लग रहा है। मौलवी उस टाइम पर ऐसे थे कि कोई नहीं, तेरे को पता चलेगा। और इन सब चीज़ों के बीच में कुछ लोगों को और बुला रखा था। वो थे जो साजिद के 2 मामा थे और एक जो साजिद के चाचा थे, जिनके बेटे समीर थे। तो हुआ क्या, वहाँ पर क्रिया करने के बाद जो मौलवी थे उन्होंने साजिद के कपड़े, उनके जूते, उनकी एक घड़ी, सुहागन का सामान उस मटके में ठूस ठूस के भरा और एक लाल कपड़े से बांध के उस मटके को सीधा साजिद को और जो समीर थे उनको पकड़ा दिया कि तुम दोनों जाओगे। साजिद को बोला कि तुम्हें जाके कब्रिस्तान में, जो हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान है, वहाँ पर तुम जाओगे और इस मटके को पेड़ के नीचे गाड़ के आना है। तुम्हें बहुत आवाज़ें आएंगी, तुम्हें पलट के नहीं देखना। यहाँ पे समीर जो थे वो चलना शुरू करते हैं साजिद के साथ। ये सारी चीज़ें बाद में समीर ने बताई है ज़ैद को कि भाई उस दौरान मैंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी। धीरे धीरे ये लोग कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते, हाथ में मटका लेके। रात के 3 बज गए थे और अचानक से जो साजिद थे वो समीर को बोलते हैं कि समीर, मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना मेरे भाई। और समीर मजाक उड़ाती कि तू पागल है क्या, पहले ही तुम इतनी अंधविश्वास वाली चीज़ें कर रहे हो, ऊपर से पता नहीं क्या बोले जा रहा, तू चल, मैं हूं ना तेरे साथ। अब समीर जो अभी तक नॉन बिलीवर थे, वो जैसे ही साजिद के साथ कब्रिस्तान में कदम रखते हैं, एक अजीब सी हवा दोनों के गलों को छूती हुई निकली। समीर को ऐसा लगा यार ये हुआ क्या अचानक से, और वहाँ का टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया कब्रिस्तान का। धीरे धीरे वहाँ पर से आवाज़ें आने लगी। समीर जो अभी तक नॉन बिलीवर थे वो भी डरने लगे और समीर को बोल रहे थे कि समीर जल्दी से काम निपटाते, तो कर लेना, अब ख़त्म करते हैं इस काम को। एक काम कर, मटके को बस कहीं भी गाड़ दे पेड़ के नीचे और फिर चलते हैं यार। साजिद इधर मटका गाड़ना शुरू करते हैं, समीर पीछे मुड़ते हैं। समीर ने देखा दूर एक आदमी, एक औरत, 2 बच्चे। वही जिन, वही औरत जो प्रेग्नेंट थी, डायन, और 2 बच्चे। वो जो जिन थे वो कटे पिटे थे। जो वो औरत थी उसके मुंह से जैसे पता नहीं क्या राल सी गिर रही थी, कुछ बच्चे पता नहीं क्या पूरे कटे पिटे, चारों इतने बुरे डरावने दिखने में। और समीर ने बताया कि अक्षय भाई मेरा टॉयलेट निकल गया और बस मैं साजिद को बोल रहा था चल जितनी जल्दी हो सके निकल यहाँ से। ये दोनों चलना शुरू करते हैं। साजिद को पता चल गया था कि समीर ने कुछ बहुत डरावना देख लिया है। ये गेट से बाहर ही निकले थे, पीछे से बस एक आवाज़ आई, साजिद।
मुझे लेके नहीं चलोगे? साजिद पीछे घूम गए। ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। समीर ने अब अपनी रिकॉर्डिंग में बताया, जो जैद के बीच में वो आके बोले कि अक्षय भाई, मैंने पीछे मुड़ के देखा और वो जिन मेरे मुंह पे खड़ा था, हंस रहा मेरे ऊपर, और मुझे उसने धक्का मारा। मैं पीछे गिरा, मैंने जो देखा कि साजिद को वो जिन, वो औरत और बच्चे घसीटते हुए लेके चले गए। मैं देखता रह गया कि ये हुआ क्या। ये घसीटता हुआ वो कब्रिस्तान के अंदर। इनके पास दो ऑप्शन थे कि ये या तो साजिद को बचाने के लिए भागे या घर की तरफ भागे। ऐसे में दिमाग काम नहीं करता, ये सीधा घर की तरफ भागे कि अब मैंने जो देख लिया वो मुझे घर वालों को बताना है। जैसे ही मैं घर में घुसा, एकदम से वो जो मौलवी थे वो चिल्लाते, छोड़ आया उसे, छोड़ आया, मार देंगे, भागो, लेके आओ उसे। मौलवी ने अपना सामान उठाया, मौलवी तो अपने घर निकल गए। उन्हें पता था कि कोई बहुत खतरनाक काम हो गया और उनको उम्मीद भी कम थी कि अब साजिद वापस आएगा। दोनों मामा, चाचा, मम्मी और जो पापा थे जैद के और साजिद के भागते हैं कब्रिस्तान की तरफ। और इस टाइम पर बताया जैद ने कि अक्षय भाई मैं भी भागा। इन्होंने बताया जैद ने कि समीर को बोला कि चल हमारे साथ। समीर ने हाथ जोड़ लिए क्योंकि समीर की वहाँ से लेके घर तक ही तबीयत खराब होगी। समीर सीधा अपने घर निकले। ये लोग भागे कब्रिस्तान में, जहाँ पर जैद ने बताया कि अक्षय भाई हम ढूंढना शुरू करते हैं। सब अलग हो गए, सब ढूंढ रहे हैं। साजिद कहाँ पर हो, साजिद बताओ कहाँ पर हो। कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। इन्होंने बताया जैद ने, अक्षय भाई मैं एक पेड़ के पास गया, उस पेड़ के पास मुझे नहीं पता था वहीं पे इन्होंने मटका गाड़ा है, ये बैठे। बस इतना बोले कि अल्लाह मेरे भाई को बचा ले। ऊपर देखा, ऊपर साजिद नग्न अवस्था में एक पेड़ पे बैठे हुए हैं और गर्दन इधर इधर ऊपर नीचे, और इतनी जोर से चिल्लाए। इन्होंने बताया कि भाई मेरे भाई साजिद की आंखें लाल भट्ट लाल। ये देखने के बाद मैं उठा और मैं चिल्लाना शुरू करता हूँ, मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया। इनकी मम्मी अपने साथ जमजम का पानी लाई थी। सारे वहाँ पर भागना शुरू करते हैं, देखते हैं पेड़ पे बैठा हुआ है और वहाँ पर घुर्राने लग रहा है। और वो वुल्फ की आवाज़, मुंह ऊपर करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। इनके जो छोटे वाले मामा थे जो बिलीव करते थे, वो जिम करते थे, वो उस पेड़ पे चढ़े। भाई पेड़ पे से नीचे उतारने की कोशिश करी गई, पानी मार के जो साजिद थे उन्होंने क्या करा, धक्का मारा और इनके मामा सीधा नीचे आके गिरे, हाथ टूट गया। वहाँ पर उनको संभालने जो भी आयात थी वो पढ़ते रहे और साजिद के ऊपर पानी मारते रहे। फिर साजिद एकदम से ऐसे हो गया बेहोशी की हालत में। और फिर जो चाचा थे और बड़े मामा थे वो ऊपर चढ़े, उन्होंने साजिद को उतारा और साजिद को घर पे लेके आए। मौलवी जी को फ़ोन करा गया और बताया गया कि कैसे न कैसे तो हम साजिद को लेके आ गए, अब आप आ जाओ। जो मौलवी थे वो आए, उन्होंने साजिद की हालत देखी। साजिद की हालत ऐसे थी जैसे पूरे बॉडी पे खुरचने के निशान। मौलवी ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की नहीं है। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था सब कर लिया। मैंने अपना उतारा करके देख लिया। वो जो 500 साल पुराना जिन है वो कभी कामयाब नहीं होने देगा। बस इतना बोलने की देर थी, जो साजिद अभी लेटे हुए थे वो अचानक से उठते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के, समझ गया तुम मौलवी, नहीं बचा पाएगा तो। इस तरीके से बोलते मौलवी वहाँ पे खड़े होते हैं। बोलते हैं मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं 1-2 रातों तक रोक सकता हूँ, उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वहाँ पर वो कुछ आयात पढ़ना शुरू करते हैं, फिर अपनी शक्तियों को आदेश देते हैं कि रोक दो। रोकने के बाद साजिद बेहोश होते हैं। समीर को बुलाया जाता है, समीर से पूछा जाता है हुआ क्या। समीर ने बताया कि मुझे बस इतना पता है, हम कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे थे, पता नहीं एक आवाज़ आई, किसकी आवाज़ थी, क्या आवाज़ थी कि मुझे नहीं लेके जाओगे, और बस साजिद पीछे पलट गया। वहाँ पर जो हुआ फिर आप लोगों को पता ही है। मौलवी बोलते कि भाई मैं जा रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता है कुछ बताऊँगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। अब एक रिसर्च स्टार्ट होती है, अब एक खोज शुरू होती है कि किसको हम ढूंढेंगे, किससे हम इलाज करवाएंगे। इन सब चीज़ों में उस रात सबने एक सपना देखा। एक औरत सबके सपने में आई और बोली कि साजिद मेरे बच्चे का बाप बनने वाला है, मैं उसे लेके जाऊंगी और कोई नहीं बचा सकता उसे। सब एकदम से उठे और साजिद चिल्ला के उठते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मतलब वो सपना उन्होंने भी देखा था। उनसे पूछा गया बेटा क्या हुआ, क्या हुआ बेटा क्या हुआ। तो साजिद बताते कि वो बोल रही थी कि मैं उसके बच्चे का बाप बनने वाला हूँ और वो मुझे लेके चली जाएगी कुछ ही दिनों में, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। साजिद रोना शुरू करते हैं, लगभग सबकी आंखों में आंसू आ गए। जैद भी यही बोल रहे थे, भाई हमने जो चीज़ें देखी ना, हम सब रोने लग रहे थे कि इसे कैसे बचाएंगे, हमें कौन मिलेगा समाधान देने वाला। अगले दिन सुबह मौलवी का फ़ोन आता है कि यूपी में
एक तांत्रिक है, अगर बचा सकते हैं तो वही बचा सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। ये लोग यूपी पहुंचे ट्रेन से, जो मौलवी थे उन्होंने अपनी तरफ से ताबीज़ वगैरह दिए थे। तो ट्रेन वाले वक्त पे, सिर्फ ट्रेन वाले वक्त पे इन्होंने जो फर्स्ट एसी बुक करा हुआ था, एक कैबिन मिला हुआ था, उसमें साजिद आराम से सोते हुए गए। वहाँ पे ये पहुँचे 2 दिन बाद। 2 दिन बाद जब यूपी पहुँचे, वहाँ पर उस गांव के अंदर पहुँचते पहुँचते ढूंढते ढूंढते एक दिन और निकल गया। जैसे ही उन तांत्रिक के पास पहुँचे, वो जो तांत्रिक थे जो आराम से बैठे थे, वो बस इतना बोलते हैं, आ गए तुम लोग। तुम्हें पता है कितनी बड़ी गलती की है तुमने, तुम्हारे बच्चे को छोड़ेगा नहीं वो। तो जितने भी लोग थे, ज़ैद ने बताया कि अक्षय भाई, सब बस चिल्लाने लगे कि हमारी सुन लो, हमारे बच्चे को बचा लो। वहाँ पर जो तांत्रिक थे वो चिल्ला के बोलते हैं कि तुम्हें पता है 500 साल पुराना जिन खड़ा है, वो देखो, वो औरत भी आई है साथ में, और वो बच्चे तो चलो फिर भी एक बारी को छोटे प्रेत थे। तो जो तांत्रिक थे उन्होंने चिल्ला के बोला, हाँ बताओ तुम्हें। तो जब तांत्रिक चिल्लाए तो वो जो बच्चे थे वो तो वहाँ से भाग गए, लेकिन वो जो वहाँ पर खड़ा था जिन, वो घुर्राने लग रहा था। अब तांत्रिक बता रहे कि मुझे देख के घुर्रा रहा है, नहीं छोड़ूंगा तेरे को। और भाई इतने में क्या हुआ, जो साजिद आराम से लेटे हुए थे वो उठे, और जहाँ अंदर उतारा चल रहा था वहाँ साजिद ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे निकालेगा तू। एकदम से डायन आ गई कि मेरे बच्चे का बाप है वो, ऐसे नहीं जाने दूंगी उसे, लेके जाऊंगी और गुलामी करवाऊंगी। वहाँ पर जो तांत्रिक थे वो गुस्से में आके बोलते कि ठीक है, गलती तो हुई है तुम्हारे बेटे से, हम बाद में देखेंगे वो सब कुछ, लेकिन पहले उतारा करना है। तांत्रिक अपनी तरफ से पूरी रात 3:30 बजे तक रात को वो पूजा करते रहे। 3:30-4 बजे सुबह हुई तो तांत्रिक उठते हैं और बोलते हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरा जो भी विधि विधान हो सकता था सब कर दिया, मैंने उन आत्माओं को निकाल दिया है। तो तुम अब एक काम करो, रात से कोई सोया तो था नहीं, जो साजिद थे उन्हें धागे दे दिए अपनी तरफ से, बहुत सारे धागे, और दो कोई यंत्र बना के दिए थे, गले के लिए और एक पैर के लिए। और तांत्रिक ने बोला भी था कि पैर का फिर भी एक बारी को ये यंत्र खुल जाए, गले का नहीं खुलना चाहिए। इन्हें बोल दिया अब एक काम करो, तुम लोग जाओ पास में कहीं रहो, आराम करो और फिर आराम से चले जाना, अब साजिद को कुछ नहीं होगा। अब जो चीज़ हुई उसे सुन के आपको बहुत बुरा धक्का लग सकता है, क्योंकि मेरे मुंह से सीधा निकला ओ शिट। ज़ैद ने बताया कि अक्षय भाई, हमने एक होटल लिया, हम बहुत थके हुए थे। इसके बाद जो साजिद था ना, वो बिल्कुल सही हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। होटल में ये लोग सोते हैं और जैसे सब थके हुए थे तो ज़ैद एकदम से ध्यान देते हैं, साजिद भाई, जो अभी साजिद के सोने के बाद खर्राटों की आवाज़ आ रही थी ना, वो आवाज़ बंद हो गई थी। ज़ैद उठे, पापा मम्मी सबको उठाया, जो वहाँ पर मामा चाचा थे, सब साजिद के पास गए, साजिद को उठाने की कोशिश की, लेकिन साजिद इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। सब होटल में बुरी तरीके से रोने लगे, लेकिन ज़ैद की नज़र पड़ी, उनके मम्मी पापा की नज़र पड़ी, सब की नज़र पड़ी कि यंत्र गायब है, धागे गायब है, हुआ क्या। ये लोग मामाओं को छोड़ के मम्मी पापा चाचा और ज़ैद तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक के आश्रम में जैसे कदम रखते हैं, तांत्रिक एकदम से आँख बंद करके बोलते हैं, ले गए वो, छलावा था सब, हमारा पागल बना दिया उन्होंने। और फिर जैसे वहाँ पर रोना पिटना मच गया कि हुआ क्या। सब यही क्वेश्चन पूछ रहे थे तांत्रिक से कि आपसे हमारा बच्चा नहीं बचाया गया। उन्होंने मिट्टी उठाई और कुछ पढ़ना शुरू करा तो उन्होंने देखा, वो जो तांत्रिक थे वो बताते कि वो जो जिन था ना, वो सबको छलावा दे के चला गया। उसने हमारे सामने ऐसे करा कि वो चले गए, लेकिन वो गए नहीं थे। और तांत्रिक गुस्से में थे, और वो गुस्सा बनता भी था, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो जो जिन था ना, वो तौहीन करके गया उस तांत्रिक की। कैसे? तांत्रिक ने छुपाया नहीं, साफ साफ बता दिया कि तुम लोग यहाँ से गए हो, तुम लोग सो गए। उसने साजिद को उठाया, उन यंत्रों को वॉशरूम के अंदर फेंकवाया, उन पे टॉयलेट करा यंत्रों पे, और फिर साजिद वापस आया। और साजिद जब लेटा तो वो डायन और वो जो जिन थी, उन्होंने गला पकड़ के खींच दिया साजिद का, और अपने साथ साजिद को लेके चले गए। तांत्रिक बोल रहे थे कि इस जिन से कोई भी उसे छुटकारा नहीं दिलवा सकता था, हमने अपनी तरफ से जितनी कोशिश की वो कर ली। तो इन्होंने पूछा कि हुआ क्या था, कम से कम ये तो बताओ कि साजिद के साथ ये सब कुछ हुआ क्यों। तो जो तांत्रिक थे उन्होंने बताना शुरू करा कि पता तो मुझे पहले ही चल गया था कि बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आपका लड़का किसी दुकान पे काम करता था। तो ज़ैद बोलते हैं, हाँ मेरा भाई मेडिकल शॉप पे काम करता था। तो बताया कि एक रात जब वो साजिद वहाँ पे काम कर रहा था, रात के अप्रॉक्सीमेटली 3-3:30 बजे
एक लड़की उसके पास चल के आई दवाई लेने के लिए। वो लड़की नहीं थी, वो डायन थी। उसे साजिद डायन को बहुत पसंद आ गया था, तो वो 6-7 दिन साजिद से डेली मिली, उससे प्यार का भरोसा जीता और फिर ये दोनों फिजिकल हुए। फिजिकल होने के बाद जिन एक 19 साल के लड़के के भेस में साजिद के पास आया और वहाँ से प्रेगनेंसी किट लेके गया। साजिद की हमेशा ये आदत थी कि जितनी भी प्रेगनेंसी किट बिकती थी वो उस पर एक नंबर डालता था, 12, 13, उस पर उन्होंने नंबर डाला 13। साजिद से वो जो 19 साल का लड़का था वो प्रेगनेंसी किट लेके गया और रात को 3:30 बजे जो डायन थी, मतलब जो लड़की थी, वो लेके आती है प्रेगनेंसी किट और बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। साजिद ने जब ये देखा कि इस पर 13 नंबर डाला हुआ है तो साजिद समझ गए कि ये लड़का मेरा नहीं है, मतलब ये पेट में बच्चा मेरा नहीं है, ये किसी से और से भी अफेयर चला रही थी और वो 19 साल का लड़का था जिससे इसका अफेयर था, जिसको मैंने प्रेगनेंसी किट बेची थी 13 नंबर डाल के। इन दोनों की आपस में इतनी लड़ाई हुई। ये सब कुछ इसलिए करा गया था कि साजिद अंदर से बहुत बुरी तरीके से टूट जाए। और वही पल हुआ, साजिद अपनी उस फार्मेसी में, उस मेडिकल शॉप में दब के रोए, पूरी रात रोए। रोने के बाद सुबह आए, उन्होंने अपने मालिक को फ़ोन कर दिया कि अब मैं इस दुकान पे नहीं आऊँगा, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद साजिद ने किसी को नहीं बताया। साजिद को वो जिन और वो डायन और बच्चे रोज़ पीटते थे, दबा के पीटते थे। और साजिद जब भी सपने में बोलते थे ना, वो हमेशा यही बोलते थे, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, मम्मी बचा लो, पापा बचा लो। जब भी वो उठते थे तो वो ये घबरा के किसी को कुछ नहीं बताते थे कि मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगा कि मैं अनमैरिड होते हुए किसी लड़की के साथ फिजिकल हो गया। वो लड़की मेरा ऐसे पागल बना के चलेगी, सिर्फ शर्मा शर्मी में उन्होंने अपने घर पे नहीं बताया। और जब तक वो इतने डिप्रेस हो चुके थे कि वो जिन आत्माएं और वो जो बच्चे थे उन्होंने साजिद को बुरी तरीके से पोजेस कर लिया था। उसके बाद फिर तांत्रिक ने ये भी बताया कि ये जिन और ये जो डायन है, ये बच्चे एक साथ कैसे चलते हैं। वो जो डायन थी वो 2 बच्चे उसी के थे, प्रेग्नेंट थी वो, उसने अपने पति की बलि दे दी थी अपनी ताकतें बढ़ाने के लिए और इस जिन को सिद्ध कर लिया था, 500 साल पुराने जिन को। और जब इस डायन से वो जिन नहीं संभाल में आया तो इस जिन ने क्या करा, डायन को भी मार दिया, इसके पूरे परिवार को मार दिया। और अब जिन इस पूरे परिवार को लेके चलता अपने साथ और सारे बुरे काम करवाता है, मतलब ये चारों एक साथ चलते हैं। डायन ने क्या करा, साजिद को पसंद करा, अपना बना लिया। अब ये 5वां मेंबर साजिद हो गया जो इनके परिवार में शामिल हो गया। ये लोग वहाँ से तांत्रिक के पास से उठते हैं, घर आते हैं। तांत्रिक भी बहुत अफसोस में थे, क्या ही करते, नहीं बचा पाए। इन्होंने अपनी तरफ से जो भी लास्ट राइट्स है वो परफॉर्म करे, दफना दिया गया साजिद को। और फिर 2.5 महीने बाद जैद को एक सपना आता है जहाँ पर मेरा भाई मेरे सपने में आके मुझे बोलता है कि जैद मुझे बचा ले, मुझे बहुत मारते हैं। पापा को बोल के ढूंढते रहे, कोई तो मिलेगा, पक्का कोई ना कोई मिलेगा जो मुझे इनके चंगुल से छुड़ा लेगा। और इतना बोलते ही जैद ने देखा पीछे से कोई आया, एक काला सा इंसान या पता नहीं क्या दरिंदा 12-13 फीट का। उसने साजिद को पकड़ा, पीटते पीटते वो वहाँ से जैद के सपने से लेके चला गया। जैद काफ़ी इमोशनल थे। समीर ने भी बीच बीच में इस कन्वर्सेशन को ज्वाइन किया जहाँ रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी और मेरी तबीयत बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गई थी, हमने साजिद को खो दिया। इनकी मम्मी अभी भी बहुत डिप्रेस है। इन्होंने बताया जैद ने कि अक्षय भाई मेरी मम्मी उस गम से कभी उभर ही नहीं पाई, 3-4 साल हो गए हैं। लेकिन फिर जैद ने बताया कि अक्षय भाई अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मेरे साथ अब वो चीज़ होने लग रही है जो एक टाइम पर साजिद के साथ हुआ करती थी, तो मैं जल्द ही बताऊंगा। जनता को बोलना कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो जानना चाहते कि मेरे साथ अब क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे भी सपनों में अब एक लड़की दिखती है जो कुछ मुझे ऐसा बोलती है जो मैं अगली रिकॉर्डिंग में आपको भेजूँगा। खैर, यहाँ पे आके किस्सा हुआ ख़त्म। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन बस यही है जो जैद ने हमें कहा कि बस आप ये देख लो कि आप किससे कनेक्ट हो रहे हो, किससे जुड़ रहे हो, उसका बैकग्राउंड पता कर लो, सामने वाले के बारे में जितनी डिटेल्स निकाल सकते निकाल लो। क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड हो, आपका जो बॉयफ्रेंड हो या फिर आपके चाहने वाले, हो सकता है वो इस दुनिया में हो ही ना। ऐसी वीडियोस हम आपके सामने लेके आते हैं जहाँ पर हमारी बहुत मेहनत लगती है और हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारा मोटिवेशन बनाए रखें। जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसे रियल इंसिडेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, बस हमारा इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।